ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये एक 30 वर्ष और 5 माह की एक युवती का जन्म कुंडली है। सबसे पहले आप जन्म की तारीख नोट कीजिए। तो इनका जन्म जो है वो 28 अप्रैल 1991 12 बजे 12 PM दिन में और मालदा में, वेस्ट बंगाल मालदा में इनका जन्म हुआ है। इस कुंडली का अध्ययन करेंगे और इस कुंडली के माध्यम से इनके प्रश्नों को हम जानेंगे और एक एक करके उसका उत्तर देंगे। बड़ा ही श्रेष्ठ कुंडली है। आइए इस कुंडली का अध्ययन करके और हम इससे बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम पंचांग की तरफ बढ़ेंगे। तो इनका जो लग्न है वो कर्क लग्न है। कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा होते हैं। राशि इनका जो है वो तुला है। तुला राशि के स्वामी जो है वो शुक्रदेव होते हैं। तो लग्नेश और राशिस में मित्रता नहीं है, यानी कि चंद्रमा और शुक्र जो है वो आपस में मित्र नहीं है। और यहाँ पे इनका जन्म शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन हुआ है, इसीलिए चंद्रमा और सूर्य दोनों आमने सामने हैं। तो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ है। स्वाति नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। रजत यानी कि चांदी के पाये पे जन्म हुआ है। ये चांदी का पाया धन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। वहीं देवगण की है, ये गण इनका देवगण है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। अब चले चलते हैं इस कुंडली की तरफ। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कर्क लगन के लोग होते कैसे हैं। कर्क मतलब केकड़ा। और एक केकड़े का स्वभाव कैसा होता है कि एक बार जिसका हाथ पकड़ ले, चाहे उसका हाथ टूट जाए लेकिन साथ नहीं छोड़ता है। और ऐसे व्यक्ति जो है जल तत्व का लग्न है और बड़ा ही श्रेष्ठ लग्न है। बड़े बड़े महापुरुषों का, बड़े बड़े राजाओं का, यहां तक कि भगवान रामचंद्र का भी जन्म इसी लग्न में हुआ है। इस लग्न से हम उनकी तुलना, उनकी हम समानता नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना श्रेष्ठ लग्न ये है। बड़े भावुक होते हैं ऐसे लोग, बड़े दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, भावनाओं में बढ़ने वाले होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। अब इस लग्न के जो लग्नेश बनते हैं वो कौन? तो चंद्रदेव बनते हैं। और चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में आके बैठे हैं और चौथे भाव में चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त होता है। ये बड़ा श्रेष्ठ है। तो लग्नेश का चौथे भाव में बैठना और चौथे भाव के स्वामी शुक्र का कुंडली के आय भाव में जाके बैठना, स्वराशि में बैठना, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। जब भी शुक्र जो है वो उच्च राशि में या अपने राशि में स्वराशि में बैठे तो मालव्य नाम के महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। ये बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। तो लग्नेश का सुख भाव में और सुखेश का आय भाव में जाके बैठना स्वराशिगत, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। अब लग्नेश जो यहाँ पे है वो डिग्री वाइज कितने डिग्री पे बैठे हैं? तो 6 डिग्री पे बैठे हैं। और लग्न जो है 22 डिग्री पे है। तो लग्न 22 डिग्री पे है समराशि में, यानी कि लग्न अपने पूरे बलाबल में है। और लग्नेश जो है वो 6 डिग्री पे बैठे हैं। कैसे? तो विषम राशि में, यानी बाल अवस्था के लगभग हैं, क्योंकि 1 से 6 तक ग्रह जो है वो विषम राशि में बाल अवस्था में होता है। तो बाल अवस्था के लग्नेश हैं, यानी लग्न मजबूत और लग्नेश जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर हो गए। और लग्नेश यानी चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है। तो आपने सुना होगा इस योग को हम कहते हैं केमद्रुम दोष। तो केमद्रुम योग जो होता है वो जातक का मन अस्थिर रखना, मन का बड़ा भटकाव होना, मन पे नियंत्रण रहना, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, बिना मतलब का मन दुखी हो जाना, ऐसे जातक करते रहते हैं। जैसे कि अमावस्या का प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है, वैसे पूर्णिमा का भी पड़ता है। क्योंकि किसी भी, मान लीजिए कि आपके आंखों पे यदि बहुत तेज रोशनी में दिखाऊं तब भी कहीं ना कहीं आंखों से देखने में समस्या होती है। तो जो चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल सामने सामने होते हैं तब भी मन वाला मामला जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, मन पे जातक का नियंत्रण नहीं होता है। तो चंद्रमा का कमजोर होना, यानी कि लग्नेश का कमजोर होना, केमद्रुम दोष से ग्रसित होना, सूर्य की दृष्टि पड़ना, भूलिएगा मत कि सूर्य एक पापक ग्रह ही है। और यहां से केतु का 1 2 3 4 5 केतु की भी 5वीं दृष्टि का चंद्रमा पे पड़ना, और सुनिए शनि की 10वीं दृष्टि का भी चंद्रमा पे पड़ना, ये जातक के मन को बिल्कुल विचलित करने वाला होगा। जातक बिल्कुल मन पे बिल्कुल नियंत्रण नहीं रख पाएगा, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसको क्या करना है और उसको क्या करना चाहिए।
अब चले आते हैं कुंडली के पंचम भाव पे। तो यहाँ पंचम भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, और दसम भाव के इस कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है, सबसे मुख्य ग्रह हैं, वो मंगल देव जो इस कुंडली में सबसे कारक हैं, वो चले गए कुंडली के 12वें घर में। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि पंचमेश का द्वादश भाव में जाना, साथ में केतु के साथ बैठना, ये कहीं ना कहीं जातक के बाएं आंख में, चूंकि स्त्री की कुंडली है तो ऐसे जातिका के बाएं आंख में समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आंखों से समस्या जातिका हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। मंगल केतु का युति, राहु की दृष्टि का पड़ना चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना का योग बनाएगा। थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी होकर कुंडली के लग्न में जाके बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं। और कैसे है तो डिग्री वाइज देवगुरु बृहस्पति जो है वो 11 डिग्री पे बैठे हैं, यानी कि बलाबल में तो अच्छे ही बैठे हैं। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो पापक ग्रह के रूप में देवगुरु बृहस्पति पे जो है वो शनि की दृष्टि पड़ रही है। और जब भी शनि की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ती है तो मैंने आपको वीडियो बना के बताया है कि जातक को पेट जन्य रोगों से सावधान रहना चाहिए, थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो चंद्रमा पे पड़ना, शनि का दृष्टि बृहस्पति पे पड़ना और शनि की दृष्टि का बुध पे पड़ना, यानी कि बुध पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो जातक चर्म रोग से परेशान रहेगा। चंद्रमा पे पड़ेगी तो मन से, और बृहस्पति पे पड़ेगी तो पाचन तंत्र की समस्या से परेशान रहेगा। लेकिन चूंकि बृहस्पति भाग्येश होकर जाके कुंडली के लग्न में बैठे हैं उच्च का, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है और अपने सूझबूझ और अपने समझ से काम करने वाला होता है। लेकिन भूलिएगा नहीं कि चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित है, तो जातक का मन वाला मामला सब हमेशा ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा। अब वहीं यहाँ भाग्य भाव में जो देखूं तो बुध देव बैठे हैं, तो भाग्य भाव में बुध यहाँ नीच के हो गए, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे पड़ी भाग्य भाव पे और बुध का नीचत्व यहाँ भंग हो गया और बन गया नीच भंग राजयोग। ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है। धन भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पे सूर्य, और कुंडली के दसम भाव में दिग्बली होकर के, दसम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं और अपने उच्च राशि में बैठे हैं। ये भी अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग है, ये बड़ा ही बढ़िया है। जब भी कुंडली के धन भाव के स्वामी कुंडली के कर्म भाव में बैठे और उच्च के बैठे तो पूछना ही नहीं है। और ऐसे भी यदि बैठे तो ऐसा जातक जो है गरीब से गरीब परिवार में भी जन्म लेकर के और एक दिन ऊंचाइयों को हासिल करता है और जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। शनिदेव कुंडली के जो सप्तम भाव में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं विवाह में विलंब करवाएंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि भी कहीं ना कहीं स्त्री की कुंडली है, तो कारक जो है विवाह के वो बृहस्पति बनते हैं। तो बृहस्पति पर दृष्टि पड़ रही है तो विवाह में कहीं ना कहीं समस्या आएगी। वो इनके प्रश्न भी आगे हम जाकर के आगे जानने की कोशिश करेंगे। एक बार हम नवमांश कुंडली भी देख लेते हैं। तो नवमांश कुंडली में जो है वो बृहस्पति जो है वो कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं और दसम भाव बृहस्पति कारक होते हैं, तो यहाँ बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है। सूर्य जो यहाँ पे अष्टम भाव में चले गए लेकिन स्वराशिगत बैठे हैं, ये अच्छा है। और चंद्रमा यहाँ भी पीड़ित है और चंद्रमा वहां भी जाकर के राहु के साथ बैठ करके और ग्रहण दोष में बैठे हैं और चंद्रमा वहां भी पीड़ित है। यानी कि जातक का मन वाला मामला दोनों ही कुंडलियों में मुझे कहीं ना कहीं समस्या से ग्रसित दिखाई दे रहा है। एक इनके लग्न कुंडली में एक और विशेषता है यहाँ भी, क्योंकि यहाँ शुक्र और बुध यानी दो शुभ ग्रह बैठे हैं और बीच में सूर्य बैठे हैं, तो इसी को कहते हैं शुभ कर्तरी योग। ये बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। ऐसे जातक के कर्म बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन क्योंकि कर्म के स्वामी मंगल कुंडली के 12वें भाव में चले गए, केतु के साथ बैठ करके अंगारक योग बना रहे हैं, तो जातक बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाएगा। उसके अपने क्रोध पे नियंत्रण रखने में थोड़ी सुविधा होगी। तो यहाँ पे शनि जाकर के नीच के बैठ गए और मंगल यहाँ पे स्वराशिगत जाके कुंडली के चौथे भाव में बैठ गए। ये तो अच्छा, मंगल की स्थिति यहाँ पे अच्छी हो गई। यहाँ मंगल यदि 12वें भाव में जाके पीड़ित है तब भी यहाँ पे जाके स्वराशिगत बैठे हैं। हालांकि मंगल के साथ अभी भी बैठे हैं, थोड़ी बहुत समस्या, और राहु की दृष्टि भी मंगल पे पड़ रही है। तो नवांश कुंडली का ये विवेचन रहा। एक और बात बता दूं कि जब भी आप कुंडली का अध्ययन करते हैं, जब भी आप कुंडली को देखते हैं, तो हम सबसे पहले कारक ग्रहों को जरूर देखते हैं कि कारक ग्रहों की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे दो कारक ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। किसकी किसकी? तो यहाँ पे चंद्रमा हालांकि पीड़ित है लेकिन फिर भी कुंडली के चौथे भाव में वो दिग्बल है।
सूर्य दिग्बली है, बृहस्पति स्वराशिगत है, शनि का यहाँ पे सस महापुरुष योग बना हुआ है, बुध यहाँ पे कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं नीच के, लेकिन नीचा तो भंग है। ये कुंडली हर प्रकार से, इस कुंडली के चारों केंद्र में देखिए तो ग्रह बैठे हुए हैं, यानी एक भी केंद्र का घर खाली नहीं है। ये भी बड़ा श्रेष्ठ है, ये भी आपको कम ही कुंडलियों में देखने को मिलेगा कि कुंडली के चारों जो केंद्र हैं वो भरे हुए हैं। अब चलते हैं सीधा इनके प्रश्नों की तरफ और एक एक प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करते हैं। इनका प्रश्न है कि सरकारी कॉलेज में लेक्चरर बन सकती हूं क्या? क्या मैं सरकारी कॉलेज में लेक्चरर के पोस्ट पे जा सकती हूँ? सरकारी नौकरी मुझे मिल सकती है? तो सरकारी नौकरी की जहां बात आती है, हम सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य यहाँ पे दसम भाव में दिग्बली और उच्च के होकर बैठे हैं, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है। हालांकि सूर्य पे जो है वो राहु की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य जो है उस षडबल में जो है वो सबसे कमजोर है, सूर्य षडबल में सबसे कमजोर है, लेकिन फिर भी दिग्बल उनको प्राप्त है, लेकिन षडबल में फिर भी वो सबसे कमजोर है। राहु की दृष्टि का पढ़ना कहीं ना कहीं जातक को बहुत यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान जो प्राप्त होना चाहिए इसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते रहेगा और जातक बिना बात के कहीं ना कहीं कलंकित होते रहेगा। छोटी छोटी इसके ऐसे जातक के साथ साजिश होती रहती है और कहीं ना कहीं समस्या आती रहती है। और उन्होंने कहा कि मैं कोई भी अच्छे काम करती हूँ लेकिन मेरा नाम यश कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिलता है। तो सूर्य का फिर भी यहाँ पे अच्छा होना और शुभ कर्तरी योग में होना, यदि जातक मेहनत करे तो सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। अब इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, तो लेक्चरर की जहां पे बात आती है तो हम देवगुरु बृहस्पति को देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी बृहस्पति का संबंध बुध से हो तो जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है और ऐसा जातक जो है उसके बोलने की कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है और एक लेक्चरर की बोलने की क्षमता ही तो उसको समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाती है। तो बृहस्पति का लग्न में उच्च का बैठना, ऐसा जातक निस्संदेह ज्ञानी होता है और बुध दृष्टि का पढ़ना ये बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रश्न के लिए तो मैं कहूंगा कि जी हाँ बिल्कुल, आप यदि प्रयत्नशील रहें और आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप यदि किसी एक मुख्य रूप से मुख्य विषय को लेकर के, जैसे चंद्रमा चौथे भाव बैठे हैं तो जीव विज्ञान को लेकर के यदि आप पीएचडी कर लेती हैं या बीएड कर लेती हैं और किसी सरकारी कॉलेज में जाकर के और आप ट्राई करती हैं तो निस्संदेह सरकारी नौकरी का इस कुंडली में योग है। लेकिन सरकारी नौकरी का कुंडली में जो योग है वो शिक्षा के क्षेत्र में ही है, तो ऐसे जातिका को, ऐसे जातक को शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रयत्न करना सर्वश्रेष्ठ होगा। क्रिएटिव सेक्टर में बड़ा रुचि है, जैसे नृत्य इत्यादि का इनको काफी शौक है, तो इन्होंने पूछा कि क्या मैं उससे संबंधित कार्य करूं तो भी मुझे फायदा होगा। तो इसके लिए हम शुक्र को देखेंगे। तो शुक्र यहां पे कुंडली के आय भाव में बैठे हैं, स्वराशिगत बैठे हैं, तो आपको पता ही है कि जहां नृत्य और कला की बात आती है वहां शुक्र को हम जरूर देखते हैं। तो शुक्र यहाँ की स्थिति अच्छी, क्योंकि एकादश भाव में कोई भी ग्रह जाकर के अच्छा फल प्रदान करता है, तो शुक्र की स्थिति यहाँ पे अच्छी है, तो ये वो काम भी करेंगी तब भी इनको फायदा होगा। अब आगे चले जाइए, अगले प्रश्न पे चले आइए। राजनीतिक में सफलता मिलेगी क्या? राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स में इनका काफी इंटरेस्ट है और इन्होंने कुछ दिन पॉलिटिक्स किया भी था, तो इनका काफी जो रुझान है राजनीति में है, तो ये पूछ रही है क्या उसमें सफलता मिलेगी। तो राजनीति के लिए कुंडली के दसम भाव में यहाँ पे सूर्य का बैठना उच्च का, निस्संदेह जातक को कहीं ना कहीं राजनीति में सफलता तो दिलाएगा ही और जातक यदि प्रयत्नशील रहे तो पाएगा। आगे कुछ विशेष बातों की चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने पूछा है कि धन की स्थिति कैसी होगी। तो धन भाव के स्वामी जाकर के उच्च के बैठे हैं और धन के कारक बृहस्पति जाके लग्न में बैठे हैं और आय भाव जो है वो स्वराशिगत जो है शुक्र बैठे हैं, तो आय की स्थिति निस्संदेह अच्छी होगी, आय को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगला प्रश्न है कि विवाह कब होगा। तो शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में जब भी बैठेंगे तो विवाह विलंब करेंगे, ये आप जानते हैं, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह है और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में वो डिले कर देते हैं, विलंब कर देते हैं। और सप्तम भाव बैठ के सप्तम भाव के कारक बृहस्पति को भी देख रहे हैं, तो जातक के विवाह में निस्संदेह विलंब होगा। एक और बात बता दूं कि यहाँ पे पंचम पति का जाके कुंडली के संतान भाव के स्वामी का जाकर कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाना और ऊपर से संतान के कारक पर शनिदेव की दृष्टि का पड़ना, संतान प्राप्तियों में कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब भी पंचम भाव के स्वामी खराब हो तो या तो जातक की शिक्षा बाधित होती है या तो फिर संतान को लेकर कहीं ना कहीं बाधा होती है। लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि पंचम भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, संतान निस्संदेह होगा। सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, यानी कि विवाह भी अवश्य होगा, इसमें किसी प्रकार की
चिंता करने की आवश्यकता नहीं, विलंब से होगा लेकिन होगा जरूर। कब होगा? तो देखिए यहां से चंद्रमा से इनके 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10 चौथे भाव में, यानी कि अभी बृहस्पति जो है यहां गोचर कर रहे हैं। जब बृहस्पति 7, 8, 9, 10, 11 जब पंचम भाव में इनके गोचर करेंगे 20 नवंबर 2021 से, तो विवाह के योग बनेंगे। अभी इनको देवगुरु बृहस्पति की ही महादशा चल रही है, जो अच्छा है, तरक्की का समय है 2025 तक, यानी कि इनको 19 मार्च 2009 से लेकर के और 19 मार्च 2025 तक देवगुरु बृहस्पति की ही दशा चल रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, ये जातक को सफलता, क्योंकि पंचमेश की महादशा कर्क लग्न की कुंडली में, क्षमा कीजिए, भाग्येश की महादशा चल रही है और वो उच्च के लग्न में बैठे हैं। इससे श्रेष्ठ और क्या समय हो सकता है? तो 2025 तक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिंदगी में सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए। सरकारी नौकरी के लिए यदि ये पूछ रही हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए मैं बता दूं कि गुरु में सूर्य का अंतर 19 जुलाई 2020 से 19/11/2021 तक है, लेकिन देश काल और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना है। तो इन दिनों कोरोना की वजह से काफी समस्या आई और नौकरियां कहीं ना कहीं निकल नहीं पाई, तो उस चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। नहीं तो नौकरी का समय तो चल ही रहा था। 19 नवंबर 2021 तक बहुत अच्छा समय था। देवगुरु बृहस्पति की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा था, बड़ा ही श्रेष्ठ समय था। लेकिन आगे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे सूर्य में, बृहस्पति में मंगल का अंतर चलेगा जो अच्छा होगा। हालांकि द्विद्वादश का योग बना के बैठे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा। हाँ, थोड़ा चोट चपेट इत्यादि का ध्यान रखना है। आगे उपाय बताऊंगा, उपायों की चर्चा मैं आगे आपसे करता हूं। अब अगला प्रश्न देखिए, विदेश यात्रा के योग है क्या कुंडली में? अब यहीं पे मैं आपको बता दूं, यहीं पे समझने की आवश्यकता है कि जातिका का जो मन पे नियंत्रण कहीं ना कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने सारे जो प्रश्न हैं वो सब एक दूसरे से कोई भी प्रश्न मैच नहीं कर रहा है, मेल नहीं कर रहा है। यानी मन की अस्थिरता जो है वो कहीं ना कहीं जातिका को परेशान कर रहा है। यहीं पे एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है, ज्योतिषीय सलाह की आवश्यकता यहीं पे पड़ती है। एक ज्योतिषी आपको बता सकता है कि किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। तो इन सारे प्रश्नों को एक तरफ रखिए। विदेश यात्रा के योग भी है क्या, ये भी प्रश्न में है, राजनीतिक इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले चले आइए, मैंने आपको बताया कि इस कुंडली में शिक्षा के क्षेत्र में जाने के सबसे मजबूत योग है। यानी पहला वाला प्रश्न जो है वही जायज प्रश्न है जो अपनी तरफ खींच रहा है। हाँ, नृत्य इत्यादि का शौक है, आप उसमें लगे रहें, वो आपकी हॉबी में उसको आप रख सकते हैं, क्योंकि एक साथ एक व्यक्ति कई सारे कार्य कर सकता है। पॉलिटिक्स में जाइए, लेकिन अभी नहीं जाइए। पहले आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने कैरियर को बना के कहीं लेक्चरर, प्रोफेसर, या मैं तो कहूंगा यदि पहले प्राइमरी टीचर के लिए ही आपको मौका मिलता है तब भी उसको मत छोड़िए और उसको ले लीजिए। हाई स्कूल के टीचर, प्राइमरी स्कूल के, जो भी आपको पहला सरकारी नौकरी मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में, वो आप ले लीजिए। व्यवसाय यदि, अब इस कुंडली से हम सारी चीजों को, मैं आपको सारी चीज बता सकता हूं क्योंकि सारे हमारे इन्हीं 12 भाव में हैं, लेकिन वो बताऊंगा जो जायज है, जो उचित है और जिसमें आपको परेशानी ना हो, सारी चीज आपको आसानी से मिल जाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में ही इस कुंडली में कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा और आपको फायदा होगा, क्योंकि लग्न का 22 डिग्री पे बैठना, मंगल का 20 डिग्री पे, बृहस्पति का 11 डिग्री पे। हालांकि लग्न में बृहस्पति की, लग्न पे शनिदेव की दृष्टि है, तो शनिदेव की जब भी लग्न पे दृष्टि होगी तो होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं होगा जब आप चाहते हैं। यानी कि आपके इच्छा के अनुसार ही काम होगा, लेकिन आपके एक दिन के काम 10 दिन में और 10 दिन के काम आपके 20 दिन में होंगे। धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी शनि की दृष्टि लगन में पड़ी, जातक के सारे काम विलंब से होते हैं। आप एक सामान्य रूप से अकाउंट भी खुलाने जाएंगे तब भी कोई ना कोई समस्या आएगी और एक दिन का काम आपका 10 दिन में होगा। घबराना नहीं है, मिलेगा सब कुछ, लेकिन शनि न्यायाधीश हैं, जब उनको लगेगा आप उसके योग्य हो गई हैं तो आपको मिल जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाइए और जब वहां पे कैरियर बन जाए तब आप पॉलिटिक्स की तरफ जाइए। राजनीतिक के योग भी यहाँ पे कुंडली में है और वो भी आपको मिलेगा। शत्रु की जहां पे बात करते हैं तो हम यहां से शत्रु का विचार करते हैं। राहु बैठे हैं यहाँ पे छठे भाव में और राहु यहाँ कारक हो जाते हैं बैठ करके, और मंगल और केतु की दृष्टि है, तो शत्रु तो आपके कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, क्योंकि शत्रु वाला स्थिति आपके कुंडली में अच्छा है। छठे भाव से शत्रु का विचार करते हैं, शत्रु आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे, उसमें आपकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चले जाते हैं थोड़ा सा उपायों पे। तो इस कुंडली में हनुमान जी महाराज आपके इष्ट देवता हैं, तो नित्य कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा का कीजिए एक दिन में लगातार, उससे आपको फायदा होगा। हनुमान जी की सेवा कीजिए, क्योंकि
तुला राशि पे शनि की ढैया चल रही है तो हनुमान जी के शरणागत रहिए, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, इससे भी आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ आप जो है सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य प्रदान कीजिए और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। एक पोखराज लगभग 6-7 रत्ती का बनवा करके और अपने इंडेक्स फिंगर में सोना में और या तो फिर पीतल में आप बना के पहनिए, इससे भी आपको फायदा होगा। साथ ही साथ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति हेतु सूर्य बलाबल में चूंकि कमजोर है और सरकारी नौकरी के कारक है, तो आप यहाँ पे एक माणिक धारण कीजिए, 5-6 रत्ती का माणिक तांबे में बना के रिंग फिंगर में, इससे भी आपको फायदा होगा। भोलेनाथ की सेवा कीजिए, क्योंकि चंद्रमा का यदि आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त करना है तो चंद्रमा शिव जी के सिर पर विराजमान है, तो आप जाकर के और सोमवार के सोमवार दूध से शिव जी का अभिषेक कीजिए। बाकी दिन सामान्य जल से, हो सके तो बेलपत्र भी अर्पित कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। और नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। तो भोलेनाथ की सेवा करने से निसंदेह आपको फायदा होगा। हो सके तो पूर्णिमा के दिन रात्रि काल में जब चंद्रमा उदय होते हैं तो चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ दीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। इन छोटे छोटे उपाय को करके कुंडली का श्रेष्ठ आप फल अर्जित कर सकती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो छोटे छोटे उपाय कीजिए और शिक्षा के क्षेत्र में अपने करियर को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ही आपका करियर बनेगा और आपको लाभ होगा। तो यकीन है विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।